Hello everyone, how are you all guys? I hope you all are doing really very great. I'm CA Sonali and welcomes you on my YouTube channel. So we have started with the CA Foundation का lecture series जिसमें मैं accounts का part cover करूँगी and till now we have completed with all the 6 theory unit. Today it's our last theory unit, that is unit number 7, which is named as accounting standards. After this we'll go with the one by one topic like a journal, ledger, trial balance and onwards. Okay, so don't worry about the things. I will cover each and everything very thoroughly. Just be connected. So let's start with the unit number 7. In last lecture we have covered our unit number 6, which is related to accounting measurement, discipline and principles. तो हमने देखा अकाउंट्स का मेजर कैसे होता है, अकाउंट्स का मेजर का स्केल होता है मनी, है ना, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. टुडे वी आर कवरिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. बेसिकली ना इन योर सिलेबस, इन सीए फाउंडेशन का सिलेबस, सीए फाउंडेशन के सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है. मतलब आपको पढ़ने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, बट हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे आए, क्यों आए, कब आए, किसने लाए, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे. जब आप सीए एंटर में जाओगे तब आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिटेल में स्टडी करने को है. बट राइट नाउ दे हैव जस्ट गिवन हिस्ट्री कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, क्यों है और कब आए, क्यों आए, कैसे आए, है ना. सो वी विल लर्न कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है. बेसिकली ना देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब, इससे पहले भी आई होप मैंने आपको एग्जाम्पल दिया होगा, आपको याद होगा. मैंने आपको बोला आप यहाँ पे हैदराबाद में बैठे हुए हो, ठीक है, यू आर हेयर इन हैदराबाद. आपका एक दोस्त है जो चेन्नई में है, ठीक है. मैंने आप दोनों को ट्रायल बैलेंस तक का डेटा दिया है और आई टोल्ड यू गाइज कि आप लोग को अभी फिनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करके देना है. यू डोंट नो एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पॉलिसी, कुछ भी आपको पता नहीं है. मुझे बताना कि आप दोनों का आंसर सेम होगा. आप बोलोगे नहीं मैडम सेम नहीं होगा. वही गाइज, आपको पता है सब सारे रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, यू नो एवरीथिंग, यू हैव अ इनफ नॉलेज अबाउट द अकाउंटिंग. मुझे बताना कि आप दोनों का भी डेटा लगभग सेम होगा. आप बोलोगे यस मैडम, इफ़ वी नो एवरीथिंग इट इज़ सिमिलर, है ना. सो ये ऐसा कन्फ्यूजन ना हो कि हैदराबाद का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो 500 करोड़ का प्रॉफिट ला के दे रहा है, बल्कि चेन्नई का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो मुझे 100 करोड़ का ही प्रॉफिट दे रहा है. ऐसी चीज़ें ना हो, इसीलिए क्या हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जन्म हुआ. बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं बनाती. ऑलवेज रिमेंबर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई भी गवर्नमेंट बॉडी नहीं बनाती, बल्कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है, आपकी जो माए बाप है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यही लोग क्या बनाते हैं, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं. आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में बिल कैसे फॉर्म होता है, उसी टाइप में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आते हैं. हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो चलते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आखिर क्या है. देखो, इंट्रोडक्शन में दिया है अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है. अगर आपको बात करना है तो हम बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, ऐसे हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं. वैसे ही अगर बिजनेस को आपके साथ बात करना है तो बिजनेस की लैंग्वेज कौन सी है, अकाउंटिंग. कम्युनिकेट्स द फिनेंशियल रिजल्ट ऑफ एन एंटरप्राइज टू वेरियस स्टेक होल्डर बाय मीन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट. ये रिजल्ट को कम्युनिकेट करता है कैसे, फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ. इफ द फिनेंशियल अकाउंटिंग process is not properly regulated, there is a possibility of financial statement being misleading. अगर आपने इस प्रोसेस को, आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं किया तो मे बी चांसेस है कि आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं, है ना. tendentious and providing distorted pictures of business rather than the true.
To ensure transparency, sorry, to ensure transparency, consistency, comparability, adequacy and reliability of the financial reporting, it is essential, जरूरी है to standardize the accounting policies and principles, है ना. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम प्यार से AS बोलते हैं, प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइज बिकम कंपेरेबल. तो आगे दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है. देखो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट करके दिया है. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में लिखो, तो आपको ये लिख के आना है. मैंने बोला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट. ये क्या है भाई? रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है. ये सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, रिटर्न है. इशू बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और बाय द गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी. कौन इशू करता है? या तो कोई एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी. इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इशू बाय ICA. और दूसरे कंट्री के लिए बारे में भी बता रहे हैं कि बाय द गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी. या तो गवर्नमेंट करता है या कोई भी अदर रेगुलेटरी बॉडी इसको क्या करती है? इशू करती है. जिसमें एस्पेक्ट मतलब एरियाज. इसमें कौन से सारे एरियाज कवर होते हैं? तो देखो, कवरिंग एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट. रिकॉग्नाइज करना, देन मेजर करना. रिकॉग्नाइज करना मतलब सिंपल एग्जांपल ले लो, सेल हुआ, ठीक है, सेल हुआ 5 लाख का. सबसे पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना मतलब ढूंढना. क्या ढूंढना? इवेंट एंड ट्रांजैक्शन क्या हुआ. आपने ढूंढ लिया भैया सेल हुआ, मतलब सबसे पहले तो आपने क्या किया? रिकॉग्नाइज कर लिया कि चलो सेल हुआ, ठीक है. देन मेजर करना. मैंने आपको इसके पहले के यूनिट में हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग में मेजरमेंट मतलब मनी. तो अकाउंटिंग में मेजर करना मतलब हमने दूसरी चीज़ ढूंढ ली कि इसको 5 लाख रुपीज़ का सेल हुआ है, मतलब हमने इसको मेजर भी कर लिया है ना, ठीक है. चलो, देन थर्ड है presentation of this transaction and events in the financial statement in a manner that is meaningful, understandable to the reader. अब तीसरी चीज़ होती है गाइस, सेल तो हुआ, अब क्या करेंगे हम? थर्ड चीज़ है, जैसे ही सेल होता है वी यूज टू पास द जर्नल एंट्री. वंस वी पास द जर्नल एंट्री, ये कहाँ पे आ गया? ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट बना. इन केस अगर ये चीज़ बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट बन जाती है तो 100% ये आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट का भी पार्ट बनाती है. तो तीसरी चीज़ क्या हो गई भैया? इसको प्रेजेंट करना, है ना. और लास्ट उन्होंने बोला है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको 3 कन्वेंशंस बताए थे, उसमें एक बताया था डिस्क्लोजर. तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विच इनेबल द यूज़र टू गेट इनसाइट इनटू द फिनेंशियल स्टेटमेंट. अगर इनकेस आपने कुछ गलत किया है या आपने अबो जाके सेल किया है या कोई भी चीज़ है तो इसको डिस्क्लोज करना. डिस्क्लोज हम करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, है ना. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो जन्म है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो बर्थ है, वो इन 4 चीज़ों के लिए हुआ है. पहला कौन सा है? रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस. सेकेंड चीज़, रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको मेजर करना, मेजरमेंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. तीसरी चीज़, इसको प्रेजेंट करना. कहाँ पे? फिनेंशियल स्टेटमेंट में इसको ऐसा प्रेजेंट करना कि यूज़र्स को क्या हो जाए, ये अंडरस्टैंडेबल हो जाए और मीनिंगफुल हो जाए, ठीक है. और लास्ट चीज़ होती है डिस्क्लोजर. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो जन्म है वो इन 4 चीज़ों के लिए हुआ है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है. सो आप इतना लिख के आओगे तो भी इनफ है, ठीक है. चलो, ये पढ़ लिया हमने, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. क्यों आया आखिर? ऑब्जेक्टिव क्या है? ये आने का पीछे का रीज़न क्या है? तो बोल रहे हैं द होल आइडिया ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज सेंटर्ड एंड अराउंड हार्मोनाइज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज and practices followed by different business entities so that diverse accounting practices adopted for various aspect of accounting can be standardized. क्यों आया ये? कि भैया जो भी बिजनेसेस है ना, जैसे कि देखो कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, लेट्स टेक एग्जांपल,
यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जैसे मल्टीपल कंपनीज है, टाटा स्टील है ना, जिंदल स्टील, और क्या है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, ठीक है। स्टील इंडस्ट्रीज में ऐसी वी ऑल नो कि देयर इज अ मल्टीपल ह्यूज नंबर ऑफ कंपनीज इन इंडिया की स्टील में काम करती है। अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं होते तो मुझे एक बात बताना, क्या आप ये स्टील इंडस्ट्रीज़ के बीच में का डेटा कंपेयर कर पाते? क्या आप मीनिंगफुल डिसीजन ले पाते कि कौन से इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करना है? आप बोलोगे मैम नहीं ले पाते। सो इसीलिए गाइज यही ऑब्जेक्टिव है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। देखो क्या है, 2 में दिया है इन्होंने, लेकिन मैंने इसको 3 किया है। देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो एलिमिनेट नॉन कंपेरेबिलिटी, एलिमिनेट करता है, ख़त्म करता है किसको? नॉन कंपेरेबिलिटी को। क्योंकि टाटा स्टील या जिंदल स्टील दोनों के भी फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं, इसीलिए नाउ यू कैन ईजीली कंपेयर इन दोनों के फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपने कभी चेक किया हो तो देयर इज़ अ moneycontrol.com है ना, वहाँ पे आप जैसे ही टाटा स्टील का नाम डालोगे, कभी डाल के देखना, तुरंत आपको नीचे लिस्ट आ जाएगी मल्टीपल स्टील इंडस्ट्रीज़ की। आप इसके साथ कंपेयर करो, उसके साथ कंपेयर करो, उसके साथ कंपेयर करो, है ना। आप रिलायंस का नाम डालो, तुरंत आपको रिलायंस के कंपटीटर की लिस्ट आ जाएगी कि इसके साथ कंपेयर करो। तो ये क्या करता है? नॉन कंपेरेबिलिटी को एलिमिनेट करता है एंड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है। भैया जो भी यूज़र तक इंफॉर्मेशन जा रही है इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड कंसिस्टेंट। एंड थर्ड, प्रोवाइड अ सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज, नॉर्म्स और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, इसलिए यूजर्स को बहुत ईजी जाता है चूज करने में। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन बनता है कितना? 3 मार्क्स का, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे दिया है बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेनिफिट क्या है और लिमिटेशन क्या है, इन्होंने साथ में दिया है। मैंने इसको अलग किया है, आप भी ऐसे ही लिख के आओगे तो भी चलेगा। सबसे पहले तो बेनिफिट पे आते हैं। चलो देखो, आप ऐसे भी लिखोगे तो भी नो प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिड्यूस कंफ्यूजिंग वेरिएशंस इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं भैया? कंफ्यूजिंग वेरिएशंस को रिड्यूस करते हैं, है ना। जैसे कि आपके स्कूल का यूनिफॉर्म सेम होता है, वैसे ही क्या होता है भैया कि ये भी कन्फ्यूजन्स को रिड्यूस करते हैं। दूसरा है देर आर सर्टन एरियाज वेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आर नॉट स्टैट्यूटरली रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल फॉर द डिस्क्लोजर बियॉन्ड रिक्वायर्ड बाय लॉ। गाइज यहाँ पे ध्यान रखना, डिस्क्लोजर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? डिस्क्लोजर के बारे में बात हो रही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देर आर सर्टन एरियाज, ऐसे कुछ एरियाज है जहाँ पे लॉ क्या बोलता है? लॉ, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले बताया लॉ सबसे ऊपर है, तो लॉ बोलता है कि नो नीड टू डिस्क्लोज, है ना, नो नीड टू डिस्क्लोज। बट आपका जो एयर्स है, डिस्क्लोज हम कहाँ करते हैं? नोट्स टू अकाउंट में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल सकता है कि आप क्या करो? डिस्क्लोज कर दो, है ना। सो बस डिस्क्लोजर के लिए, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। ऑलवेज रिमेंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक मिनट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड लॉ। लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता, स्टैच्यू को ओवरराइड नहीं कर सकता। ये चीज़ बस डिस्क्लोजर के लिए है। जैसे कि देखो, लेट्स अज्यूम करो कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो आपका लॉ बोल रहा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटेड पार्टी मतलब अपने ही लोगों के साथ ट्रांजैक्शन, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल सकता है कि आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो ये दूसरा बेनिफिट हुआ। तीसरा बेनिफिट है द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वुड फैसिलिटेट द कंपैरिजन। आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो ये 3 इसके बेनिफिट हो गए। चलो लिमिटेशन पे भी आते हैं। अगर कोई चीज़ को बेनिफिट है तो लिमिटेशन ऑफ कोर्स रहेंगे। देखो क्या है,
सबसे पहला है डिफ़िकल्टी इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट। क्यों भाई? इससे पहले भी मैंने आपको बताया, जैसे कि इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए कितने मेथड्स हैं? डू यू रिमेंबर? फीफो है, लिफो है, वेटेड एवरेज मेथड है, नंबर ऑफ यूनिट मेथड है। अरे ऐसे हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट, बहुत सारे मेथड है किसके लिए? इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। तो ये बोल रहा है कि भैया हमें कौन सा मेथड चूज़ करना, फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज, नंबर ऑफ यूनिट, कौन सा चूज़ करे, इसमें हमें दिक्कत होती है। इसमें कौन हेल्प करता है? अकाउंटिंग, सॉरी ये क्या है? ये एक लिमिटेशन है किसका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो हमें चॉइस करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। दूसरा लिमिटेशन है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड स्टैट्यूट और लॉ। लॉ के ऊपर जाके ये डिसीजन नहीं ले सकता। और तीसरा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लीड टू रिजिडिटी। रिजिडिटी है मतलब नॉन फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको फॉलो करना है मतलब करना है, भले ही आपके उसके पीछे का रीज़न कुछ भी हो। सो ये 3 बेनिफिट्स है और 3 लिमिटेशंस है। आई होप दिस इज़ ए क्लियर गाइज। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट आता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। मैंने ना यहाँ पे एक प्रोसेस बना के रखी है, आप सब इसी को नोट कर लेना, बहुत इजी है। मैं पहले आपको समझा देती हूँ, ठीक है? देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे आए, इसका जन्म कैसे हुआ और कब हुआ, ठीक है? तो फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसकी प्रोसेस क्या है? ये जो थ्योरी दिया है इसमें यही सब लिखा है, मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट करके बताया है, क्योंकि आपको इसमें से जनरली आपका ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो जो आपकी ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्हीं ने 1977 में क्या किया? एक कमिटी फॉर्म की जिसका नाम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लिख देती हूँ मैं इसका शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, अकाउंटिंग, अरे यार सॉरी, ASB मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है? इन्होंने एक कमिटी फॉर्म किया जिसका नाम है ASB, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। देखो यहाँ पे, ठीक है? कब फॉर्म किया? 1977 में। तो इसके कंपोजिशन में मतलब इसके बॉडी में कौन कौन लोग बैठेंगे, आपने कभी सुना होगा ये बॉडी मेंबर है, ये ऐसा पार्लियामेंट का बॉडी मेंबर है ना? तो इसके कंपोजिशन में कौन कौन लोग रहेंगे, मतलब इस ASB कमेटी को फॉर्म किया है तो इसमें कौन कौन पर्सन्स होने चाहिए? सबसे पहले है तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन से इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव भैया? देखो, जैसे कि इन्होंने दिया है, एग्जाम्पल ले लो, आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव, ऑयल इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी एक इंडस्ट्री होती है ना, उसके हेड होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि ये आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ के हेड है, ये ऑयल इंडस्ट्रीज़ के हेड है, ये स्टील इंडस्ट्रीज़ के हेड है ना? सो ये हेड जो होते हैं हर इंडस्ट्री में से एक एक बंदा, ये लोग इसका पार्ट बनेंगे, ठीक है? इनमें ये 3-4 नाम हैं, असोकैम, CII, FICII। देखो ये एसोसिएशन जो है, ये 3 एसोसिएशन है जो मेनली इसको प्रेजेंट करती हैं। दूसरे कंपोजिशन में होंगे रेगुलेटर्स मतलब गवर्नमेंट बॉडी, जैसे कि आपका सेबी हुआ, IRDA हुआ, जो ये बड़ी जैसे कि आपका NSDL हुआ, स्टॉक एक्सचेंज, आप कुछ भी ले लो जो रेगुलेट करते हैं कंपनीज को, तो ये बॉडी होगी। तीसरे होंगे अकाडेमिशियस मतलब FCA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो सारे लोग, जैसे कि आई वुड से तुम्हारे हमारे जैसे लोग। और लास्ट होगा आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फॉर्मुलेट हुए एयर्स। ICAI ने 1977 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इस कमेटी के कंपोजिशन में 4 लोग आते हैं। सबसे पहला है रिप्रेजेंटेटिव इंडस्ट्रीज, दूसरा है रेगुलेटर्स, तीसरा है एकेडमिशियस और चौथा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखो, लिस्ट ऑफ एयर्स आपको याद रखनी नहीं है, ठीक है? मैं बस बता रही हूँ, नो नीड टू रिमेंबर। 29 एयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेके 29 तक है। बट आपका 2 एयर्स अभी नहीं है।
एक 6 अभी नहीं है, एक 8 अभी नहीं है। ये 6 मर्ज हो गया है आपके 10 में और 8 मर्ज हो गया है आपके 26 में। ठीक है, चलो अब आते हैं फ्लो ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेकिंग। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का तो देखो फ्लो है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो एरिया। एरिया आइडेंटिफाई करना है, मतलब इन विच एरिया यू नीड AS, यू नीड स्टैंडर्ड। आपको कौन से एरिया में स्टैंडर्ड है। जैसे कि लेट्स अज्यूम करो आइसक्रीम इंडस्ट्री वाले बोल रहे हैं कि हमें अपनी इन्वेंट्री प्रेजेंट करने में दिक्कत जा रही है, तो आप क्या करो, आइसक्रीम इंडस्ट्री का वो एरिया फाइंड आउट करो। ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी ग्रुप बनाओ। स्टडी ग्रुप कौन सा होगा, इन लोगों में से स्टडी ग्रुप बनाओ। ठीक है, तो ये स्टडी ग्रुप वाले पीपल क्या करेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे। देन है रिसर्च करके ये क्या करेंगे, दे यूज टू प्रिपेयर वन ड्राफ्ट। ये लोग रिसर्च करके एक ड्राफ्ट बनाएंगे, जो ड्राफ्ट क्या होगा, सर्कुलेट होगा। किन में सर्कुलेट होगा, ये चारों लोगों में, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्रीज, रेगुलेटर, एकेडमिशियस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इन पे क्या होगा, सर्कुलेट होगा। फिर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपना कमेंट देंगे, ये लोग अपना कमेंट प्रेजेंट करेंगे या अपना व्यू प्रेजेंट करेंगे। अ सर्टेन ऑफ द व्यू ऑफ द डिफरेंट बॉडीज ऑन द ड्राफ्ट। ये जो सारी बॉडीज़ है ये क्या करेंगे, अपना व्यू बताएंगे। ठीक है, फिर ये स्टडी ग्रुप वाले लोग क्या करेंगे, इन व्यू को नज़र रखते हुए एक चीज़ फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, फाइनलाइज करने के बाद अगेन ये इसको सर्कुलेट करेंगे, इस पे और इनको कमेंट मिलेंगी। देन लास्ट में ड्राफ्ट को मॉडिफाई करके ये सारा प्रोसेस रिपीट फॉलो करके ये क्या करेंगे, इशू करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। तो सबसे पहले भाई एरिया को आइडेंटिफाई करो, कौन से एरिया में आपको स्टैंडर्ड बनाना है। दूसरी चीज़, एक इसके लिए स्टडी ग्रुप बनाओ जो कि इस पर स्टडी करेगा। तीसरी चीज़, स्टडी ग्रुप बनाने के बाद वो जो स्टडी ग्रुप ने ड्राफ्ट बनाया है उसको आप सर्कुलेट करो आपके बॉडी मेंबर्स में। फिर बॉडी मेंबर्स के इसमें व्यूज़ लो, फिर उनके व्यू आने के बाद अगेन उसको मॉडिफाई करो, अगेन उनको भेजो, अगेन उसको मॉडिफाई करो। ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपका ड्राफ्ट फाइनल नहीं हो जाता, एंड देन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, इशू हो जाएगा। आई होप दिस ऑल इज क्लियर गाइज। आप एक बार ये थियोरी को पढ़ लेना, मैंने जो बताया है वही आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे एयर्स की लिस्ट दी गई है। ठीक है, और आगे आप जब CA फाइनल में जाओगे तो आपको पढ़ना है इंड AS, दैट इज़ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, चलो दैट्स इट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट दी है, समरी है एंड खत्म। ट्रू एंड फॉल्स कर ले क्या, चलो जल्दी से कर लेते हैं। क्या बोल रहा है देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, हाँ है, इशू बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और बाय गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी। हमने देखा रिकॉग्नाइज करना, मेजर करना, प्रेजेंट करना, डिस्क्लोज करना। सही है क्या, हाँ सही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन ओवरराइड द स्टैच्यू, आपको याद है क्या, हमने इसके लिमिटेशन में देखा था कि इट कैन नॉट ओवरराइड द स्टैच्यू, है ना। देन है डिफ़िकल्टी इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट। अरे यार बेनिफिट नहीं है, ये लिमिटेशन है। रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जी नहीं, ये तो बेनिफिट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड स्टैंड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नो 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 नो, सॉरी ASB स्टैंड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेंचमार्क, नहीं भाई बेंचमार्क नहीं, बोर्ड है ये, फॉल्स है। देयर आर नो लिमिटेशन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फॉल्स है भैया, अभी हम देख के आए हैं। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर गाइज, थैंक यू सो मच। अब हम पूरा प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।